यथा धृतशरीरा त्वं लक्ष्मीरूपेण केशवम् आमोदयसि विश्वस्य हितायै तं तथा कुरु। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज के इस ज्योतिषीय कार्यक्रम में भाव, भावेश, भाव के कारक और भाव का फल, इस पर ही पूरा कार्यक्रम केंद्रित रहेगा। इससे पहले कि कार्यक्रम शुरू करूं, आप लोगों को एक बड़ी अच्छी बात बताता हूं और ध्यान से सुन के जाइएगा। कल और परसों और आज, ये 3 दिनों से मैं, जैसे मेरे मोबाइल में, इसमें मैंने पता नहीं कहाँ से चैट जीपीटी आ गया है, उसमें मैं कुछ एआई से ज्योतिष के कुछ सिद्धांत ऐसे पूछ रहा था। और आप लोगों को बताऊं, आजकल लोग एआई को इतना विश्वास में ले रहे हैं, मैं दावे से कह सकता हूं, 1,00,000% ये दावे से बात कह सकता हूं कि एआई की बातें बिल्कुल भी सही नहीं होती हैं। मैंने आचार्य वैद्यनाथ के सिद्धांत पूछे, वो ना ऐसे, जिसको कहते हैं ना, जैसे चमका करके प्रस्तुत करना, चमका करके प्रस्तुत करना। उसके बाद मैंने आचार्य गणेश दैवज्ञ के कुछ सिद्धांत पूछे, उसमें उसको कोई जानकारी नहीं। उसके बाद पाराशर जी के कुछ सिद्धांत पूछे, उसमें भी बड़े अजीब से उत्तर आए। उसके बाद मैंने कल परसों किसी की कुंडली देखी, कल ही शाम को मैंने एक कुंडली देखी थी जिसमें तुला लग्न की कुंडली थी, उनकी तुला लग्न की थी या कर्क लग्न की कुंडली थी, चर प्रकृति की कुंडली थी। तो चर प्रकृति की कुंडली बनी थी। तो मैंने कहा कि देखिए आपकी कुंडली में, उन्होंने कहा कि पंडित जी 11वां भाव तो बाधक होता है। मैंने कहा हाँ है ज़रूर, पर वहाँ पे आपकी कुंडली में कर्क लग्न की ही कुंडली बनी थी, क्योंकि शुक्र उनकी कुंडली के 11वें भाव के स्वामी होकर के लग्न में बैठे थे। तो उन्होंने कहा कि पंडित जी मेरी कुंडली में तो शुक्र बाधकेश होते हैं। मैंने कहा नहीं होंगे, होते हैं पर होंगे नहीं। उन्होंने कहा पूछा क्यों? मैंने कहा कि वहाँ पे कोई ग्रह नहीं बैठा है, उनकी कुंडली में मंगल वहाँ बैठा था। तो मैंने कहा देखो आपकी कुंडली के लिए कर्क लग्न की कुंडली चर प्रकृति की कुंडली होती है, 11वां भाव वहाँ बाधकेश हो जाता है, तो वहाँ पे जो ग्रह बैठेगा वो बाधक होगा। तो उन्होंने मुझे एआई से एक उत्तर भेजा, तो उसमें उन्होंने लिखा कि पंडित जी एआई तो ये बता रहा है कि 11वां भाव बाधक होता है, इस वजह से वहाँ पे शुक्र आपकी कुंडली के लिए बाधक हो जाएंगे। जबकि मैंने इस पे कार्यक्रम बनाया था कि भाव बाधक नहीं होता, भाव बाधक होता है, लेकिन भावेश अगर उस भाव में वहाँ नहीं बैठे हैं तब तो वो बाधक नहीं होंगे। मान लीजिए अगर चर प्रकृति की राशि बनती है और 11वां भाव खाली है तो वो भाव बाधक भाव कहा जाएगा, लेकिन तब तक कोई भी ग्रह वहाँ बाधक नहीं बनेगा जब तक कि वहाँ कोई बैठे नहीं। जबकि एआई ये बता रहा था कि नहीं, वहाँ पे मंगल बाधक नहीं होंगे, शुक्र बाधकेश होंगे या बाधक होंगे। मैंने कहा ये नहीं है, आचार्य वैद्यनाथ का ये सिद्धांत नहीं है। उन्होंने ये कहा था कि भाव में अगर कोई भी ग्रह नहीं बैठा है तो उसके बाधक भाव की स्थिति अनुपस्थित में चली जाएगी, वो बदल जाएगा, फिर वहाँ पे कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में बाधक नहीं रह जाएगा। इसको दूसरे उदाहरण से आप लोगों को समझाऊं। जैसे मेरी खुद की कुंडली धनु लग्न की बनी है, धनु लग्न की कुंडली के लिए सप्तम भाव बाधक भाव होता है, वहाँ पे सप्तमेश गुरु बुध होंगे। तो सप्तमेश बुध होंगे, अर्थात ये होगा कि मेरी कुंडली में बुध बाधकेश हैं। लेकिन अगर बुध बाधकेश तभी होंगे जब वो सप्तम भाव में बैठेंगे। अगर वो बाधकेश हो करके सप्तम भाव में नहीं बैठेंगे तो वो बाधकेश नहीं कहे जाएंगे, फिर वो जातक को शुभ परिणाम देने वाले होंगे। मेरी खुद की कुंडली में बुध सप्तम भाव के स्वामी हैं, लग्न में बैठे हैं, लेकिन मेरे लग्नेश जो गुरु हैं धनु लग्न की कुंडली में, वो सप्तम भाव में बैठे हैं। अर्थात मेरी कुंडली में गुरु बाधक ग्रह होंगे। बाधकेश और बाधक ग्रह दो अलग अलग बातें होंगी। बाधक ग्रह बदल सकता है, बाधकेश नहीं बदल सकते। जैसे चर प्रकृति की राशि के लिए 11वां भाव बाधक भाव होता है, वो भाव हो गया, उसमें अब जो ग्रह बैठेगा वो बाधक बनेगा। तुला लग्न की कुंडली के लिए, कर्क लग्न की कुंडली के लिए, मेष लग्न की कुंडली के लिए, मकर लग्न की कुंडली के लिए 11वां भाव अगर बाधक होता है तो भाव बाधक होता है, और ग्रह उस भाव में जो ग्रह बैठेगा वो उस दशा में बाधाओं के साथ परिणाम देगा। इसका अर्थ क्या निकला कि अगर धनु लग्न की कुंडली मेरी बनी तो मेरी कुंडली में जब गुरु की दशा चलेगी और अगर वो सप्तम भाव में बैठे हैं तो बाधाओं के साथ परिणाम देंगे। एआई ने ये बात गलत बताई थी। अब मैं एआई को बहुत बड़ा नहीं मानता, मैं तो सामान्य भाषा में कहें तो ये बहुत ही छुट्टेपन की बात है, पर जो विश्वास करते हैं उनको भी ये आगाह करना चाहता हूं कि आप एआई पे बिल्कुल भी विश्वास ना करें।
और मैं ऐसा ये दावे से बात कर सकता हूँ कि उसकी सारी बातें कई बार तो बिल्कुल मुझे तो हंसी आ गई, सच्ची में हंसी आ गई जब आचार्य वैद्यनाथ के मैंने उनसे कुछ सिद्धांत पूछे, खास करके जब भाव भावेश कारक और इससे, तभी मुझे लगा कि ये क्या ही है। तो मैं आप लोग क्या बड़े हंसी भी आती है कि लोग कुंडली दिखाते हैं ज्योतिषी को और फिर कहते हैं कि देखो एआई ये बता रहा है। आपको विज्ञान जो है ना, विज्ञान वो एक समय पे अपनी ही बात काट देता है, एक समय पे अपनी ही बात काट देता है। हो सकता है 2 साल बाद एआई से भी बढ़ करके कुछ आ जाए, एआई फिर पिछड़ जाएगा, जबकि गुरु के ग्रंथ बिल्कुल निष्णात बना देते हैं। आचार्य वैद्यनाथ के और आचार्य पाराशर के जो सिद्धांत ग्रंथों में हैं वो बड़े ही अक्षुण हैं और दिव्य हैं। कुंडली का अध्ययन सिर्फ ज्योतिषी ही कर सकता है, एआई कभी आपकी कुंडली का अध्ययन नहीं कर सकता। वो बाजार बना सकता है, आपको बेवकूफ़ जरूर बना सकता है और निश्चित रूप से आपको गलत जानकारी तो पक्का दे सकता है। इस वजह से बच के रहिएगा। और ये बात मैं पूरे डंके की चोट से कह रहा हूँ, पूरे विश्वास से कह रहा हूँ, क्योंकि आज मैंने देखा है कुछ वहाँ से भी उन्होंने जब मुझे भेजा। एक बात और, एआई को मैंने कहा कि आचार्य पाराशर के कुछ 5 सिद्धांत प्रमुख बताओ, उसमें पता है क्या लिख के भेजा? एआई ये लिख के भेजता है कि ग्रह जहाँ बैठता है वहाँ भी उतना ही फल करता है और ग्रह जहाँ देखता है वहाँ भी उतना ही फल करता है। मैंने कहा बेवकूफ़ी की हद है। मैंने ये बात एक बार नहीं, मेरे बड़े भैया स्वयं जो शास्त्री जी हैं उन्होंने भी ये बात कही थी, और पाराशर जी का भी ये सिद्धांत है कि ग्रह जहाँ बैठता है उससे ज़्यादा फल वहाँ करता है जहाँ वो देखता है। दृष्टि के बारे में भी मैंने बहुत सारे कार्यक्रम बनाए हैं कि ग्रह अगर युति में हो जाए तो उसकी दृष्टि का फल कम हो जाता है, उसमें भी मैंने ये बात बताई है। उसमें एआई की सारी बातें मुझे गलत लगी और सारी बातें झूठ थी। तो इस हिसाब से मैं अगर बात कह दूं तो अगर विज्ञान को आगे बढ़ाना चाहते हो तो कम से कम थोड़ा पढ़ करके डाला करो। अगर ये बात मैं कह रहा हूं और मेरी बात तो वहाँ तक पहुँच, मैं तो छोटा आदमी हूं, पर फिर भी ये बात मैं आप लोगों को जरूर ये बात कर सकता हूं कि सावधान रहें ऐसे वैज्ञानिक पद्धति से। आज आपके सामने आपके घर में कोई दूसरा वॉशिंग मशीन आएगा, कल को दूसरा आ जाएगा, परसों कोई दूसरा। ये कंपनी है जो हर बार आपको नए लुभावने ऑफर दे करके और बहुत सारी चीज़ें दिखा करके उसमें जोड़ करके अपनी ही बात हर बार काटती है। कभी जो है वो ये कंपनी कुछ ऐसा बनाएगी, कब 2 साल बाद कुछ उसमें नया अपग्रेड आ जाएगा, फिर तीसरा। आप पैसा लगाते रहिए, बेवकूफ़ बनते रहिए। बात है कि नहीं है? तो ये बात है, पता नहीं दिमाग में आई बात, इस वजह से बता दिया। पर मैंने उनको कल जिनकी कुंडली देखी तो उनको कहा कि ज्योतिष पढ़िए, एआई मत पढ़िए। आइए बात करते हैं इसी बात पे, भाव भावेश, भाव का कारक और भाव का फल। जब कभी भी मूल कार्यक्रम ये है कि किसी भी भाव का आप अध्ययन कर रहे हों, किसी भी भाव का आप अध्ययन कर रहे हों, तो आपको पाराशर जी का सिद्धांत ये कहता है, इसमें सभी आचार्य ने बात लिखी कि मूलतया भाव का अधिपति अर्थात भावेश, भाव का कारक, और तब जाकर के भाव में बैठा ग्रह अर्थात भाव हो गया कि कौन बैठा है, और वहाँ पे भाव में बन रही राशि भी, आप इसको एक अलग विस्तार दे दूँ तो उसमें राशि भी लिख दो कि वहाँ पे कौन सी राशि बनी है, शुभ ग्रह की राशि बनी है, या तब जाकर के आपको फल मिलता है। तो किसी भी राशि का निर्माण भाव कौन से भाव में हुआ है। शुभ ग्रह की राशि बनी, शुभ ग्रह की राशि बनी तो कुछ अच्छा हो गया, उसमें कोई शुभ ग्रह बैठ गया तो और अच्छा हो गया, उस पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ गई तो और अच्छा हो गया, उस भाव का कारक अगर अच्छा बैठा है तो और अच्छा हो गया, और उस भाव में अगर कोई अच्छा ग्रह बैठा है तो ये 100 अच्छा हो गया। आप इसका डिवीजन करिए, 25 राशि बनने से शुभ ग्रह की, 25 वहाँ कोई अच्छा शुभ ग्रह बैठ गया, ये बात है। उसके बाद दृष्टि वहाँ पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ गई, और उसके बाद वहाँ का कारक बहुत अच्छा बैठा है, तो ये टोटल कितना हुआ? 100 हो गया। हुआ ना जी? 25 दूनी 50, 25 तीन 75, 25 चौका 100। भाव में शुभ ग्रह, भाव में शुभ ग्रह की राशि बनी, कोई शुभ ग्रह बैठा, उसके ऊपर किसी अच्छे ग्रह की दृष्टि पड़ गई, उसका कारक अच्छा हो गया, तब जा करके आपको उस भाव का शुद्ध फल मिलेगा। अब इसमें भी 2-3 बातें और भी हैं जो गंभीर हैं। क्या कहा? गंभीर बात क्या है, इसको समझते हैं कि
अगर भाव का स्वामी, इसका कैटेगरी कैसे, इसको कैटेगराइज कैसे करेंगे? शुभ ग्रह कौन है? गुरु शुक्र बुध चंद्रमा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सभी लग्न की कुंडली के लिए गुरु शुक्र बुध चंद्रमा और शुभ ही हो जाए, नहीं। इस वजह से लग्न के आधार पर राशि जो लग्न में बनी है उसके आधार पर शुभ ग्रह और पापक ग्रह की गणना बदल जाती है या उसका डिफिनेशन बदल जाता है। जैसे तुला लग्न की कुंडली के लिए गुरु बदल जाते हैं, मेष लग्न की कुंडली के लिए शनि बदल जाते हैं, सिंह लग्न की कुंडली के लिए शनि बदल जाते हैं, कर्क लग्न की कुंडली के लिए शनि बदल जाते हैं, धनु लग्न की कुंडली के लिए शनि बदल जाते हैं, धनु लग्न की कुंडली के लिए शुक्र शुभ ग्रह होने के बावजूद ही पापी ग्रह बन जाते हैं। अर्थात कहने का अर्थ यह है भगवान कि राशि जो लग्न में बनी है ना, वो सबसे ज़्यादा मायने रखती है, बहुत ज़्यादा मायने रखती है कि लग्न में कौन सी राशि बनी है। अब लग्न में कौन सी राशि बनी है उसका व्यक्ति पे कैसे संबंध आता है, अब इसको थोड़ा ऐसे समझते हैं। ये बात तो आप लोग समझ गए। लग्न में बन रही राशि का व्यक्ति से कैसे संबंध बनता है। अगर कोई पुरुष है और लग्न में अगर विषम संख्या की राशि बनी है, अर्थात 1, 3, 5, 7, 9 और 11, तो ये बहुत अच्छा है उस जातक के लिए। और अगर कोई स्त्री है और अगर उसकी कुंडली के लग्न में 2, 4, 6, 8, 10 और 12 बना है तो ये ज़्यादा अच्छा है उसके लिए। ये पहली बात हो गई। अब दूसरा, ये तो लग्न में बन रही राशि की बात हो गई। इसमें और भी बात आती है कि किस भाव में कौन सी राशि का बनना अच्छा होता है। बहुत गहरी बात है कि किस भाव में, जन्म कुंडली के 12 भाव हैं, उसमें कौन सी राशि का बनना ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे धन भाव में स्थिर राशि का बनना अच्छा होता है। अब राशियां तो इतनी हो गई, अब उसमें से स्थिर क्या है, तो स्थिर है 2, 5, 8 और 11। धन भाव में स्थिर राशि का बनना अच्छा होता है। अर्थात अब यहाँ पे स्पष्ट करता हूँ, किसी पुरुष की कुंडली अगर बनी है तो धन भाव में 2 नंबर अगर लिख दे, अर्थात वो पुरुष मेष लग्न का होगा। ऐसे लोग जिनकी कुंडली के लग्न में मेष राशि बनी हो और वो पुरुष हो तो निश्चित रूप से वो धनवान ज़्यादा होगा, बनिस्पत कि अगर किसी स्त्री की कुंडली में द्वितीय भाव में सम संख्या की राशि बनी हो। अगर कोई स्त्री है और वो अगर विषम संख्या के लग्न को लेकर के जन्मी है तो निश्चित रूप से उसको धन की समस्या हो सकती है। सामान्यतया बहुत ज़्यादा बार तो नहीं, पर हाँ उसके जीवन में ये समस्या होगी जरूर, क्योंकि ये नैसर्गिक रूप से आचार्य का कथन है कि अगर लग्न में किसी पुरुष की कुंडली में मेष यानी कि विषम संख्या की राशि बनी है 1, 3, 5, 7, 9, 11, तो ये उसके प्रगति के मार्ग को अवरुद्ध नहीं करने देती है, उसको प्रभावशाली बनाती है, उसको सामाजिक बनाती है, उसको जिम्मेदार भी बनाती है। जबकि महिलाओं के लिए माता बहनों की कुंडली में लग्न में सम संख्या की राशि का बनना उसके ममत्व और उसके समझदारी के प्रभावों को बढ़ाने वाला होता है। क्लियर है? अब बात और भी समझने वाली है। भाव की बात थी कि कौन से भाव में कौन सी राशि का बनना अच्छा है। इस हिसाब से अगर मैं कुछ और भी भावों का उदाहरण दे दूं, जैसे मैंने धन भाव के बारे में बताया, वैसे ही जन्म कुंडली के 10वें स्थान में स्थिर राशि का बनना अच्छा माना गया है। धन भाव में स्थिर राशि का बनना जिस तरीके से अच्छा था, वैसे ही 10वें स्थान में भी स्थिर राशि का बनना अच्छा होता है। अर्थात 2, 5, 8 और 11। अगर जन्म कुंडली के 10वें स्थान में ये राशि बनी है तो ये उस जातक के प्रत्यक्ष लाभ के कारण बन जाते हैं। इसका अर्थ है कि धन भाव में अगर स्थिर राशि का निर्माण होगा तो व्यक्ति धनवान होगा और उसके धन को स्थिरता मिलेगी। और ठीक वैसे ही जब जन्म कुंडली के 10वें स्थान पर भी स्थिर राशि का निर्माण होगा, इसका अर्थ होगा कि उसका जो करियर होगा वो धीरे 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 प्रगति को प्राप्त करेगा। इसका मतलब ये होगा कि जन्म कुंडली के केंद्र में 2, 5, 8 और 11 अगर किसी भी जातक की कुंडली में ये राशि केंद्र में बनी है तो उसका जो करियर होगा, उसके जीवन की जो प्रगति होगी, वो धीरे 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 ही सही पर स्थिरता को प्राप्त करने वाली होगी।
जबकि अगर हम इस बात की तुलना किसी स्त्री जातिका की कुंडली के लिए करते हैं और अगर उनकी कुंडली मेष लग्न की बनती है, कर्क लग्न की बनती है, मकर लग्न की बनती है और कुंभ लग्न की बनती है, तो उनके जीवन में प्रायः आप एक सरीखा व्यवहार नहीं देखेंगे। यहाँ पे आपके जीवन में तुरंत ही आना, तुरंत ही घोषणा होना और तुरंत ही वन का गमन हो जाना हो जाता है। भगवान कर्क लग्न की कुंडली देख लीजिए, ठीक सामान्य बात है कि वो परम तत्व हैं, वो परमात्मा हैं, तो हम कभी भी उदाहरण में उनको नहीं ले सकते। वो उदाहरण से परे हैं, जिनके बारे में कोई चिंतन नहीं होता है, वही परमात्मा है। आप उसके सूत्र, ज्योतिष के सूत्र उनके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। सामान्य बात तो मेरी दृष्टि में यही है। आप सीख जरूर सकते हैं, उससे अनुभव जरूर ले सकते हैं, उससे ज्ञान की प्राप्ति जरूर कर सकते हैं। ग्रह उनके वजह से हैं, उनके कारण से ग्रह का निर्माण हुआ। ग्रह से परे जो है उसके ऊपर ग्रहों के फलादेश कैसे? हाँ, पर नियत बुद्धि जरूर होती है, नियति को यही मंजूर होता है। क्योंकि भगवान ने जब वनगमन के बारे में सुना था तो लक्ष्मण जी बड़े क्रुद्ध हो गए थे। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारे और मेरे चाहने से कुछ नहीं होता है। यहाँ पे कैकेयी माता को भी हम दोष नहीं दे सकते। भगवान जो तुल्य हैं हमारे लिए, पिता जो हमारे लिए सर्वस्व हैं, राजा हैं, हम उनको भी कोई दोष नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे बन के जाने से किसी को कोई लाभ नहीं होने वाला है। ऐसा निश्चित रूप से नियति को यही मंजूर है। तो लक्ष्मण जी कहे ये नियति कौन है? तो बोले कि जो तुम्हें और हमें यहाँ भेजा है, जिसके कारण हम और तुम यहाँ आए हैं, जिसके कारण हम लीला करने वाले हैं। ठीक है, तो ये नियत बुद्धि है, जिसको कहते हैं कि नियति को यही मंजूर है। तो हम किसी भी स्थिति में बहुत सामान्य स्तर तक अगर विचार करते हैं तो कुंडली को हम भगवान राम और कृष्ण के जो महापुरुष हुए हैं, जो महान हैं, जो भगवान हैं, उनकी कुंडली से हम सीख भले सकते हैं। उनकी कुंडली पे ज्योतिष के सारे सिद्धांत आरोपित नहीं कर सकते विचार करके। तो यहाँ पे स्थिरता की जब बात होगी तो स्थिर राशियां ही स्थिरता देंगी। चर प्रकृति की जो राशि होगी वो किसी भी भाव में अगर बनती है, अब समग्र रूप से सभी भावों की चर्चा कर रहा हूँ, कि अगर किसी भी भाव में 1, 4, 7 और 10 लिखा होगा उसमें स्थिरता प्रायः देर से आएगी। अगर जैसे भाग्य भाव की बात करते हैं, अगर मैं भाग्य भाव की चर्चा करूं, अगर किसी भी जातक की कुंडली के भाग्य भाव में 1, 4, 7 और 10 लिखा है, 1, 4, 7 और 10 लिखा है, इसका अर्थ है कि उसका भाग्य अस्थिर है, उसको भटकाव में जाना पड़ेगा। हो सकता है कि उसको अपने भाग्य के उत्थान के लिए जगह बदलना पड़े, घूमना पड़े एक जगह। जैसे ही वो स्थिर हो जाएगा उसका भाग्य रुक जाएगा। यात्रा में उसको विशेष धन की लाभ की स्थिति बनेगी। दूर जाएगा तो ज़्यादा धन का आगमन होगा, दूर जाएगा तभी उसके पैसे बचेंगे। घर के नज़दीक रहेगा तो हो सकता है कि उसके पैसे बचे ही नहीं। ये क्यों होता है? क्योंकि उस भाव में बनने वाली राशि आपको प्रभावित कर रही है। तो कौन से भाव के लिए कौन सी राशि अच्छी होती है सभी। अब जैसे एक सामान्य बात है, जन्म कुंडली के अष्टम भाव की अगर बात करते हैं, जन्म कुंडली के अष्टम भाव की, तो जन्म कुंडली के अष्टम भाव में द्विस्वाभाविक राशि का बनना ज़्यादा अच्छा हो सकता है। क्यों? क्योंकि ना तो ये कष्ट से मृत्यु देते हैं और ना तो सुखपूर्वक मृत्यु देते हैं। सामान्य बात है कि जब जन्म कुंडली के अष्टम भाव में द्विस्वाभाविक राशि का निर्माण होगा तो वो व्यक्ति को बहुत ऐसा नहीं होगा कि वो बहुत दूर जा कर के तड़प तड़प करके मर रहा है, नहीं, वो बहुत अपने परिवार के निकट ही है। इसमें भी अगर वहाँ पे इस तरीके की राशि बन गई तो उसकी जो मृत्यु होगी वो कष्टदायक नहीं होगी। जबकि अगर वो स्थिर राशि का निर्माण कर दे जन्म कुंडली का अष्टम भाव, तो हो सकता है कि आप अपने घर से दूर जा कर के मृत्यु को प्राप्त करें। वहाँ पे घर में ही मृत्यु होगी निश्चित रूप से, लेकिन बात ये होगी कि आप हो सकता है कि घर से दूर जा कर के मृत्यु को प्राप्त करें। क्लियर है? वैसे ही अगर जन्म कुंडली के अष्टम भाव में चर प्रकृति की राशि बन जाए 1, 4, 7 और 10, जन्म कुंडली के अष्टम भाव पे 1, 4, 7, 10 अगर लिख दे तो व्यक्ति की मृत्यु यात्रा में होगी। वो चलता हुआ ही मृत्यु को प्राप्त कर जाएगा। हॉस्पिटल पहुंचने के दौरान ही मृत्यु हो जाएगी। हो सकता है घर पे उसकी मृत्यु, उसके प्राण ना निकले। तो क्या कहा मैंने कि किसी भी भाव में बनने वाली राशि बहुत ज़्यादा असर करती है, आपके जीवन पर व्यापक प्रभाव उसका पड़ जाता है। धन के लिए जैसे पड़ा, अब जैसे विचार करिए, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली के धन भाव में द्विस्वाभाविक राशि बने 3, 6, 9 और 12, तो क्या होगा? उसके पास धन आएगा, धन रुकेगा और धन जाएगा।
लेकिन अगर चर प्रकृति की राशि बनेगी तो क्या होगा, 1, 4, 7 और 10 धन आएगा और पट से निकल जाएगा। वहाँ आपको रोकना बड़ा आसान नहीं होता है। जबकि अगर स्थिर राशि बनेगी 2, 5, 8, 11 तो आपके पास धन आएगा और रुकेगा। आप ऐसे इसका अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं संबंधों से। जैसे जन्म कुंडली के सप्तम भाव की अगर बात करते हैं तो 1, 4, 7, 10 अगर जन्म कुंडली के सप्तम भाव में बनेंगे तो आपके जीवन में बहुत लोगों का आवागमन बना रहेगा। आपके पार्टनर बहुत बदलेंगे, आपका संबंध कई लोगों से हो सकता है। स्थिर राशि अगर बनेगी तो संबंधों में स्थिरता है, संबंधों में स्थिरता है। स्थिर राशि का नुकसान क्या हो सकता है? अगर जन्म कुंडली के दसम स्थान में स्थिर राशि बनती है तो एक उसका ड्रॉबैक ये हो जाएगा कि वो व्यक्ति थोड़ा शिथिलता के साथ काम करेगा, उसके पास उतनी आग नहीं है आगे बढ़ने की। अगर एकादशवें भाव में स्थिर राशि बनेगी तो वहाँ पे व्यक्ति की पराक्रम के बाद जो पराक्रम का परिणाम है या जो महत्वाकांक्षा की पूर्ति है वो स्थिरता के साथ उसे प्राप्त होने वाली है। उसको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। जबकि अगर एकादशवें भाव में चर प्रकृति की राशि बनती है 1, 4, 7, 10 तो व्यक्ति बेचैन रहेगा अपने परिणाम को प्राप्त करने के लिए। वही हालत जन्म कुंडली के पंचम भाव में भी हो। अगर जन्म कुंडली के पंचम भाव में मेष, कर्क, तुला और मकर अर्थात 1, 4, 7, 10 राशि बन जाए तो व्यक्ति अपने परिणाम को लेकर के बड़ा बेचैन रहता है, वो अधीर होता है। द्वितीय भाव में भी अगर 1, 4, 7, 10 बनेगा तो अपने परिणाम को लेकर के बड़ा व्यथित है, चिंतित है, वो बेचैन है, उसको जल्दी परिणाम चाहिए, वो इंतजार नहीं कर पाएगा। ठीक वही बात अगर जन्म कुंडली के लग्न में 1, 4, 7, 10 अगर लिख जाए तो यहाँ पे भी व्यक्ति में अधीरता देखने को मिल जाती है, वो इंतजार नहीं कर पाता है। उसका एक फायदा जरूर हुआ था कि पुरुष राशि बनी है, विषम संख्या की राशि, पुरुषोचित राशियाँ होती हैं, पुरुषोचित गुण उसके पास हैं, लेकिन धैर्य की कमी भी है। ऐसा भाव में कौन सी राशि बनी है, किसी भी भाव में, इसको आप सभी भावों पे घटित करके देख सकते हैं। दूसरा, किसी भी स्थिति में किसी भी भाव में सम संख्या की राशि का बनना अच्छा होता है। सम संख्या की राशि का बनना जन्म कुंडली के किसी भी भाव के लिए अच्छा होता है। उसी सम संख्या की राशि में किसी भी शुभ ग्रह का बैठना और भी ज़्यादा अच्छा होता है। अब दूसरा क्या कहा कि जन्म कुंडली के किसी भी भाव में जहां शुभ ग्रह का बनना, शुभ राशि का बनना अच्छा होता है, वही बात कही कि जन्म कुंडली के तीसरे, छठे, एकादशवें और 10वें भाव में विषम संख्या की राशि का बनना अच्छा होता है। मतलब इससे आप ये समझ सकते हैं कि कौन सा लग्न ज़्यादा बलवान है और कौन सा लग्न ज़्यादा कमज़ोर। आप कौन से लग्न के हैं जो आपको भाग्यशाली बनाएगा, कौन सा लग्न ज़्यादा भाग्यशाली होता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जन्म कुंडली के दशम स्थान में विषम संख्या की राशि का बनना अर्थात बहुत अच्छा परिणाम देने वाला होता है करियर के लिहाज से। यानी कि जन्म कुंडली के तीसरे, छठवें, 10वें और एकादशवें भाव जो उपचय भाव कहे गए हैं, इनमें किसी भी प्रकार से विषम संख्या की राशि अगर बन जाती है उस जातक के लिए वो अच्छी बात हो जाएगी, बड़ा अच्छा परिणाम देगा। जैसे अगर जन्म कुंडली 10 नंबर की मैं अगर कोई एक ऐसी कुंडली बना दूं जो जन्म कुंडली के दशम स्थान में, जन्म कुंडली के दशम स्थान में विषम संख्या का निर्माण कर रही हो, तो मैं यहाँ पे 5 लिख देता हूँ। विषम संख्या है तो यहाँ 6 लिखेगा, यहाँ 7, यहाँ 8। अब क्या हुआ, जन्म कुंडली के दशम स्थान में विषम संख्या की राशि बनी, इसको मैं और हटा देता हूँ, यहाँ मैं 8 लिख देता हूँ विषम, लेकिन यहाँ पे तो 8 नहीं होगा, यहाँ पे आप विषम संख्या में 1 रख देता हूँ। 1 विषम संख्या है, या 3 ही रख सकते हैं, 5 ही रख दीजिए, 7 ही रख दीजिए, 9, सारे ही विषम संख्या लिख दीजिए। अब जरा एक एक को घटित करके देखिए कि जब 1 नंबर यहां लिखेगा तो यहां क्या लिखेगा, 4 लिखेगा ना। यहां 1 तो यहां 2, यहां 3, यहां 4, यहां मेष लग्न की कुंडली बन गई। जब यहां 3 लिखेंगे तो यहां क्या लिखेगा, 6 लिखेगा, कन्या लग्न की कुंडली बन गई। मतलब अगर ये 6 नंबर की राशि है तो किसी स्त्री के लिए ये अच्छी बात हो जाएगी, जबकि पुरुष के लिए निरंतर वो बदल रहा है, वो क्या कह रहा है और क्या कर रहा है उसमें कोई स्पष्टता नहीं है। वो जो कह रहा है वही नहीं कर रहा है और जो कर रहा है वही उसको विश्वास नहीं है। जबकि अगर 5 नंबर लिखते हैं तो यहाँ 8 लिखेगा। मतलब यहाँ भी किसी पुरुष की कुंडली से ज़्यादा स्त्री की कुंडली अगर वृश्चिक लग्न की बनती है तो ज़्यादा अच्छी बात होगी, क्योंकि सम संख्या की राशि है। जबकि अगर पुरुष की कुंडली वृश्चिक लग्न की बनती है तो कई बार उसके विकास में अवरोध देखने को मिल जाएगा,
उसके बाद अगर 7 नंबर की कुंडली बनती है तो यहाँ पे 10 नंबर लिखेगा। मतलब क्या है कि अगर कोई स्त्री हो और अगर वो मकर लग्न की हो तो संभवतः वो ज़्यादा भाग्यशाली है। हो सकता है कि उसके विवाह से पहले उसका भाग्य उतना मजबूत ना रहा हो जितना विवाह के बाद रहा हो। स्पष्ट करिए। उसके बाद अगर मैं 9 नंबर लिखता हूँ तो यहाँ पे 12 नंबर लिखेगा। इसका अर्थ क्या होगा कि यहाँ पे कोई स्त्री जिसकी कुंडली मीन लग्न की हो तो स्त्रियोचित प्रभावों से वो युक्त है और वो दार्शनिक है, सबको लेकर के चलने वाली होगी। उसके बाद अगर यहाँ पे 11 नंबर लिखेगा तो यहाँ 2 नंबर लिखेगा। इसका अर्थ है कि फिर से वापस वही बात आ गई कि स्त्री राशि अगर जन्म कुंडली में बनी तो स्त्री की कुंडली वृष लग्न की होनी चाहिए। विचार करिए, अगर एक स्त्री है और वो शुक्र से प्रभावित है तो कितनी अच्छी बात है। अगर वो शुक्र से प्रभावित है और 7 नंबर लिख दिया तो हो सकता है कि थोड़े उसके विषम संख्या की राशि के बनने के कारण उसकी कुंडली में तत्व के प्रभावों में थोड़ी सी गड़बड़ी हो सकती है, उसके अंदर ममत्व का गुण कम हो सकता है। लेकिन चूंकि शुक्र की ये दूसरी राशि 7 नंबर की है जो विषम संख्या की राशि है तो उसमें पुरुषोचित गुण देखने को मिल जाएंगे। जिद हो जाए, हट हो जाए, क्रोध हो जाए, अपने हिसाब से काम करने का बल हो जाए। स्पष्ट है। तो जन्म कुंडली के 10वें स्थान में विषम संख्या की राशि का बनना उसके करियर को ऊंचाई देने वाला होता है, जबकि लग्न में अगर सम संख्या की राशि बनी है तो पुरुषों के लिए उतनी अच्छी नहीं, जबकि स्त्री के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। ये प्रैक्टिकल बात है और इसको समझना चाहिए। अब आइए, कितने मिनट का कार्यक्रम बना। कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बता देता हूँ। 26 मिनट हो गया, काफ़ी है। श्लोक पढ़ देता हूँ। यहाँ पे भगवान नारायण आकर के, विष्णु जी आकर के ब्रह्मदेव को कहते हैं कि आप देवी मैया की उपासना करिए। उन्होंने उपासना की दुर्गा शक्ति की। कहा कि आप जिस तरीके से लक्ष्मी के रूप में विष्णु भगवान के पास विराजती हैं वैसे ही आप अपने आप को भगवान शंकर के साथ जोड़िए, उनके परिणय में अपने आप को बांधिए। मैं नहीं चाहता, वो तो बिल्कुल ही ध्यानस्थ हैं, समाधिस्थ हैं, आप कोई तो ऐसी लीला करो जिससे वो परिणय में बंध जाएं। मैं यहाँ पे तो ये बात लिखी है, सरस्वती यहाँ इन्होंने लिखा है। उसी तरीके से मैं चाहता हूँ जिस तरीके से आप विष्णु के साथ लक्ष्मी के रूप में विराजती हैं वैसे ही आप भगवान भोलेनाथ के साथ सती के रूप में विराजिए। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होऊंगा। बहुत बहुत नमस्कार।